चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कल्स। देखिए, सर्कल्स को ज्योमेट्रिकली समझने से पहले हम अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉइन है और इस कॉइन की शेप को आप ध्यान से देखिए, किस तरह की शेप है। ये सर्कल की शेप है। इसी तरह से ये कार का ये जो पहिया है स्टूडेंट्स, इसकी शेप किस तरह की है, सर्कल की शेप है। ये बैंगल्स, ये देखिए बैंगल्स को आप ध्यान से देखिए, किस तरह की शेप में है स्टूडेंट्स, ये सर्कल की शेप है। ये कार का ये जो स्टीयरिंग है, इसकी शेप भी किस तरह की है, सर्कल की शेप में है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये वॉच, ये केक और ये जो टेबल का टॉप है, इनकी शेप भी सर्कल की शेप है। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि सर्कल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में सर्कल बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी सर्कल हमारे लिए बहुत कॉमन भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये सर्कल क्या होता है, इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं और सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या है। साथ ही इन टर्म्स की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है, यानी सर्कल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमने एक पॉइंट लिया है O, और O से कुछ डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है P1। अब हमने ये जो डिस्टेंस है OP1, इसे कांस्टेंट रखते हुए कुछ और पॉइंट्स लिए हैं। ये पॉइंट्स है P2, P3, P4, P5 और P6। स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स की पॉइंट O के साथ जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 और OP6, ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं, उनके लोकस या उनके पाथ को ही हम सर्कल कहते हैं। यहां पर देखिए, पॉइंट P1, P2, P3, P6 तक ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स की पॉइंट O के साथ डिस्टेंस इक्वल है। और देखिए, इस इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को ही हम कहेंगे सर्कल। यहां पर ये जो पाथ बन रहा है, ये पाथ है सर्कल, और इस पाथ पर आने वाले सारे पॉइंट इस सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखते हैं। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant. स्टूडेंट्स, यहां इस सर्कल में जो सेंटर पर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो पॉइंट O है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। और साथ ही सर्कल के किसी भी पॉइंट की इस सेंटर के साथ जो ये सीधी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, OP1 ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। OP2 ये भी क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से OP3, OP4 ये सारी डिस्टेंसेस जो है, ये होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, अभी हमने सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन को देखा। चलिए अब हम सर्कल पर किसी पॉइंट की पोजीशन को उस सर्कल की रेडियस के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल में हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। देखिए यहां पर पॉइंट P ये सर्कल के अंदर है, यानी इनसाइड द सर्कल है। पॉइंट Q ये सर्कल के बाहर है, यानी इसके आउटसाइड है। और पॉइंट R ये एग्जैक्टली ऑन द सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर है। देखिए इन तीनों पॉइंट्स की सर्कल के सेंटर O से डिस्टेंस होगी OP, OQ और OR। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि सर्कल की रेडियस है R। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल में सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है, उसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा रेडियस से कम होती है। यहां पे देखिए पॉइंट P ये सर्कल के अंदर पॉइंट है, इसलिए इसकी सेंटर के साथ डिस्टेंस OP ये लेस होगी रेडियस R से। तो यहां हम लिख सकते हैं, इनसाइड द सर्कल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस। तो देखिए यहां पर OP ये डिस्टेंस है सर्कल के अंदर के पॉइंट P की सर्कल के सेंटर O से। OP इज लेस देन R। OP इज लेस देन R। इसी तरह से स्टूडेंट्स,
अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो इस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इस सर्कल की रेडियस से बड़ी होगी। यहां पर देखिए पॉइंट Q ये सर्कल के आउटसाइड पॉइंट है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है OQ ये ग्रेटर होगी सर्कल की रेडियस R से। तो हम लिख सकते हैं आउटसाइड द सर्कल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस। तो देखिए पॉइंट Q की O के साथ डिस्टेंस OQ ये ग्रेटर होगी सर्कल की रेडियस R से। सो OQ इज ग्रेटर देन R। स्टूडेंट्स हमारे थर्ड कंडीशन में पॉइंट सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर था। यहां पर देखिए पॉइंट R ये सर्कल के ऊपर है, तो इस पॉइंट R की सर्कल की सेंटर O से जो डिस्टेंस है OR ये इक्वल होगी सर्कल की रेडियस R के। यानी किसी भी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है, सर्कल के ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट जो होता है उसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सर्कल की रेडियस R के इक्वल होती है। चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर ऑन द सर्कल distance of a point from center is equal to radius, so OR equal to radius R। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड काफी सारे टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे रेडियस, कोर्स, डायमीटर्स एटसेट्रा। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इन टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं, जिससे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म है सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो देखिए स्टूडेंट्स ये समझने के लिए कि सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क क्या होता है, हमने यहां पर एक सर्कल लिया हुआ है और ये सर्कल ऑरेंज कलर में फिल किया हुआ है। इसके साथ ही हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट A, B और C। स्टूडेंट्स हम यहां देख रहे हैं कि पॉइंट A ये इस सर्कल के अंदर है, पॉइंट B ये एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर है और पॉइंट C ये इस सर्कल के बाहर है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल और उसके अंदर का जो कवरिंग एरिया होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो यहां पर पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों पॉइंट सर्कुलर रीजन में है, या हम कह सकते हैं ये दोनों सर्कुलर डिस्क का एक पार्ट है, जबकि ये पॉइंट C ये इस सर्कुलर रीजन में नहीं है। तो किसी भी सर्कल और उसके अंदर का जो कवरिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड द ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये टर्म है सीकेंट। तो देखते हैं क्या होता है सीकेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है हमें, हम इस सर्कल के थ्रू कई सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो सकती है। देखिए ये सारी लाइंस है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं सीकेंट, यानी ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो वो कहलाती है सीकेंट। तो ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स? सीकेंट। ये वाली लाइन भी क्या है? सीकेंट। और ये सारी लाइंस क्या है स्टूडेंट्स? सीकेंट, क्योंकि ये सब सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो रही है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सीकेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये टेंजेंट्स क्या होता है। टेंजेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस सर्कल पर हम कुछ ऐसी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सर्कल को एग्जैक्ट 1 पॉइंट से टच करते हुए पास हो। देखिए इस तरह की कुछ लाइंस हो सकती हैं जो इस सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। देखिए यहां पर ये लाइन इस सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। इस तरह की और भी लाइंस हो सकती है स्टूडेंट। देखिए यहां पर ये भी इस तरह की ही एक लाइन है। इनफैक्ट हम किसी भी डायरेक्शन में इस तरह की लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये जो सारी लाइंस है ये सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं टेंजेंट्स। ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास होती हो वो लाइन कहलाती है टेंजेंट्स। तो ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स? टेंजेंट। ये भी क्या है? टेंजेंट। ये भी क्या है? टेंजेंट। तो सेकेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है? सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करते हुए पास होती है, जबकि टेंजेंट सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास होती है। तो चलिए सबसे पहले हम टेंजेंट की डेफिनेशन लिखते हैं।
A line that intersects the circle in exactly one point is called a tangent to the circle. स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म है रेडियस। देखिए, रेडियस को समझने के लिए हमने यहां पर एक सर्कल लिया हुआ है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P1, और इस पॉइंट P1 को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने सर्कल पर एग्जिस्ट एक पॉइंट P1 को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन करा दिया। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल के पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर OP1 क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से अगर हम इस सर्कल पर एक और पॉइंट ले लें P2 और इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन करा दें, तो इससे ये जो लाइन बन रही है OP2, ये भी क्या कहलाएगी? इस सर्कल की रेडियस। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कराने वाली लाइंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्कल की रेडियस की डेफिनेशन देखते हैं। A line segment joining the center and a point on the circle is called its radius. स्टूडेंट्स, अभी हमने सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जिससे हम उसे और अच्छे से समझ सकें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल के अंदर और बाहर जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलर रीजन, जिसमें हमने पढ़ा था किसी भी सर्कल के अंदर यानी इसके इनसाइड जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स सर्कल के बाहर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो इसका आंसर होगा इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा हो, वो कहां होगा? चलिए मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सर्कल के साथ जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, वो रेडियस से ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, यानी हमारा आंसर है आउटसाइड द सर्कल। हमारा थर्ड पार्ट है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। देखिए, कोई भी सर्कल किसी प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर का एरिया, सर्कल के अंदर का एरिया और एग्जैक्ट सर्कल वाला एरिया। तो हम यहां लिख सकते हैं थ्री पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचिए स्टूडेंट, सोचिए, सर्कल प्लेन फिगर है या नहीं? तो देखिए, कोई भी सर्कल एक ही प्लेन पर बनाया जा सकता है, इसलिए ये एक प्लेन फिगर है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल पर किसी भी पॉइंट को उस सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये तो ट्रू है स्टूडेंट्स, ट्रू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सर्कल के ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट एट C एंड D, प्रूव दैट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। देखिए, यहां पर स्टूडेंट दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट C और पॉइंट D पर, और इन सर्कल के सेंटर्स हैं A और B। तो देखिए, यहां पर A और B को ज्वाइन कराने वाली लाइन है AB, साथ ही AC AD और BC और BD को ज्वाइन कराया गया है, और हमें यह प्रूव करना है कि एंगल ACB यानी ये वाला जो एंगल है एंगल ACB इक्वल है एंगल ADB यानी इस एंगल के। तो देखिए, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में AC इक्वल है AD के, बिकॉज ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है। AC इक्वल टू AD।
रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह से BC और BD ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। BC इक्वल टू BD रेडियस। और स्टूडेंट्स AB लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यानी AB इक्वल टू AB कॉमन। तो स्टूडेंट ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADB इसकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB बाय साइड प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के। सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। चलिए अब हम कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर इसके बाद हम उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टर्म है सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस को समझने के लिए हमने यहां पर एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल पर एक पॉइंट लिया है P। स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट P से चलना स्टार्ट करें और इस सर्कल की इस बाउंड्री पे चलते वापस यहां पर ही पहुंच जाए, यानी वापस पॉइंट P पर आ जाए, तो हम ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे, ये पूरी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। आपने कई तरह की फिगर्स पढ़ी है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, तो इनकी जो साइड्स होती है उनका सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि सर्कल में जो पेरीमीटर होता है उसे ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी यहां पर हमने पेरीमीटर की जगह एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की है, सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल में इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी पूरी कंप्लीट लेंथ को ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर आप इसको नापना चाहें तो आप यहां पर एक थ्रेड या धागे का यूज कर सकते हैं। आप इस तरह का एक सर्कल बनाकर उसके धागे को इस तरह से इसकी बाउंड्री पर रखते हुए इसको आप कंप्लीट इसको एक बार कवर करें और फिर उस धागे की लेंथ को नाप लें, जिससे हमें इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट सरकमफ्रेंस और रेडियस, सर्कल की रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, पर उसको पढ़ने से पहले हम एक सरकमफ्रेंस की फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। The perimeter of a circle is called its circumference। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर देखिए C जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो देखिए यहां पर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस। यहां पर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू स्टूडेंट फिक्स होती है। जनरली हम अपने क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14। ये पाई की एक कॉमन वैल्यू होती है जिसे हम अपने जनरल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टर्म है कोड। तो देखिए ये कोड क्या होती है? देखिए किसी भी सर्कल में अगर हम इस सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, तो जो ये लाइन ड्रॉ होगी इस लाइन को हम बोलेंगे कोड। देखिए आप इस सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं। यहां पर हमने सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराया है, तो ये लाइन क्या है? कोड। यहां पर देखिए ये भी क्या है? कोड। इस तरह की कितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स? कोड। देखिए इन कोड में से ही एक विशेष कोड है जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है। देखिए इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर O, और सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है ये कोड। आप ये देख सकते हैं कि ये कोड इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड है। ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो इस कोड को हमने एक विशेष नाम भी दिया है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं किसी भी सर्कल का डायमीटर होती है वो कोड जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। तो स्टूडेंट्स कोड क्या होता है? सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइंस को हम कहते हैं कोड। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक विशेष प्रकार की कोड होती है जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होने वाली कोड को ही हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो चलिए अब हम दोनों की डेफिनेशंस लिखते हैं।
A chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. A diameter is a chord of a circle passing through the center of the circle. देखिए स्टूडेंट्स, डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन है डायमीटर, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए अगर हम मान ले यहां पर पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, तो ओ ए क्या है? रेडियस, क्योंकि देखिए सर्कल पर स्थित है ये पॉइंट ए और सेंटर पर है ओ, तो ये ओ ए क्या है? रेडियस। और ओ बी भी क्या है? रेडियस। तो यहां पर ये जो डायमीटर है ये दो रेडियस से मिलकर बना है, रेडियस ओ ए और रेडियस ओ बी। तो डायमीटर दो रेडियस से मिलकर बना है, इसलिए हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। तो स्टूडेंट्स यही तो रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को देखा, चलिए अब हम कुछ और इजी क्वेश्चन के आंसर देते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है? स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो उसके सेंटर्स के थ्रू पास होती है और उसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डायमीटर इज अ डैश पासिंग थ्रू अ सेंटर। तो स्टूडेंट्स डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं? देखिए डायमीटर भी एक प्रकार की कोड ही है जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। तो हमारा आंसर है कोड ऑफ अ सर्कल। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। देखिए किसी भी सर्कल में इक्वल कोड्स कितनी हो सकती हैं? देखिए ये जो इक्वल कोड्स होती हैं सर्कल में ये इनफाइनाइट होती है, यानी किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट इक्वल कोड्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट है अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि किसी भी सर्कल का जो कोड है जो कि रेडियस का डबल होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल ट्रू है। हम जानते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है और साथ ही डायमीटर सर्कल का एक कोड भी होता है, इसलिए ये ट्रू है। तो यहां स्टूडेंट्स हमने कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर दिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्कल गिवन है जिसकी डायमीटर है ए बी। ये डायमीटर ए बी कोड पी क्यू को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए ए बी और पी क्यू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर पॉइंट ओ हो तो यहां पर पीओ इक्वल होगा क्यू ओ को। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इस सर्कल की डायमीटर भी है। तो देखिए पी क्यू को डायमीटर प्रूव करने के लिए हम ए बी और पी क्यू के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इसे सेंटर प्रूव करेंगे। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि एओ इक्वल है बीओ के, जिससे ये दोनों रेडियस प्रूव हो जाएंगी और पॉइंट ओ सर्कल का सेंटर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम ट्राइंगल ओ ए बी क्यू, ट्राइंगल ओ ए क्यू और ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी पी। देखिए नौ ट्राइंगल्स में ओ क्यू इक्वल है ओपी के, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है। देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ओ क्यू ए और एंगल ओ पी बी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ए क्यू पैरेलल गिवन है पीबी के और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी के साथ एंगल ए ओ क्यू, ये जो एंगल है एंगल ए ओ क्यू और एंगल बी ओ पी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल
BOP इक्वल टू एंगल AOQ, BOP इक्वल टू एंगल AOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए इन तीनों के बेस पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, यानी OA इक्वल होगा OB के। सो OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। तो इसे प्रूव होता है कि पॉइंट O इस सर्कल का सेंटर है, यानी PQ ये लाइन इसकी डायमीटर है। सो O इज सेंटर ऑफ सर्कल and PQ is diameter of circle, diameter of circle। यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर्स is the perpendicular bisector of the common chord। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर हैं O और O डैश। ये दोनों सर्कल्स पॉइंट A और पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम AB को ज्वाइन कराते हैं, जो इन दोनों सर्कल्स के लिए एक कोड है, यानी ये इनकी कॉमन कोड है। साथ ही दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन है O डैश। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है O डैश ये लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये लाइन AB को जिस पॉइंट पर मीट करती है वहां पर ये दोनों पार्ट्स AM और BM आपस में इक्वल होंगे, और साथ ही इनके बीच का जो एंगल होगा एंगल OMA और एंगल OMB ये एंगल होंगे 90 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट O को A के साथ ज्वाइन कराते हुए OA और B के साथ ज्वाइन कराते हुए OB ये ड्रॉ करेंगे। साथ ही O डैश को A के साथ ज्वाइन कराते हुए O डैश A और O डैश को B के साथ ज्वाइन कराते हुए O डैश B ये भी ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम ट्राइंगल OAO डैश और ट्राइंगल OBO डैश इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में OA और OB ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है। इसी तरह से AO डैश और BO डैश ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों इस लार्जर सर्किल की रेडियस है। और साथ ही OO डैश ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAO डैश एंड ट्राइंगल OBO डैश OA is equal to OB, radius of smaller circle, इसी तरह से O dash A is equal to O dash B, O dash A is equal to O dash B, radius of लार्जर सर्कल और साथ ही O डैश ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, यानी O डैश इज इक्वल टू O डैश कॉमन साइड। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल OAO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBO डैश बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल AOO डैश, यानी ये जो एंगल है और एंगल BOO डैश ये वाला जो एंगल है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सो एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश बाय CPCT।
इसमें एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल बी ओ ओ डैश, इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम, क्योंकि पॉइंट एम ओ ओ डैश पर ही आता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। स्टूडेंट अब हम ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, यहां पर देखिए स्टूडेंट ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। इसी तरह से देखिए ओ एम, लाइन ओ एम दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। और देखिए एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम, ये दोनों एंगल्स ये हमने इक्वल प्रूव किए थे, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, प्रूव्ड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस। स्टूडेंट ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सीपीसीटी। तो देखिए ए एम और बी एम आपस में इक्वल है, इसका मतलब लाइन ओ ओ डैश इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, यानी ओ ओ डैश इसका परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसके लिए एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ, ये दोनों भी आपस में इक्वल ले लेते हैं हम। एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाय सीपीसीटी। स्टूडेंट्स यहां पर एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, और अभी हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, तो इसका मतलब इन दोनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स इंडिविजुअली 90 डिग्री के भी हैं, और साथ ही ए एम इक्वल टू बी एम, इन दोनों के बेस पे हम लिख सकते हैं कि ओ ओ डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स काफी लेंथी क्वेश्चन था ये, हालांकि इसका कंसेप्ट काफी इजी था। इसमें हमने दो बार दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो देखने में हमें लेंथी लगते हैं, लेकिन जिनका कंसेप्ट काफी इजी होता है, तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक था। चलिए अब हम सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को देखते हैं और फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स। स्टूडेंट्स यहां हम इस फिगर में कुछ सर्कल्स देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर 3 सर्कल बने हुए हैं और सभी एक के अंदर एक हैं। तो इन तीनों सर्कल में आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए और बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहां पर इन तीनों सर्कल्स के सेंटर एक ही है। देखिए आप तीनों का सर्कल का सेंटर है O, पर इनकी रेडियस डिफरेंट है। आप देख रहे हैं सबसे बड़े वाले सर्कल की जो आउटर मोस्ट सर्कल है, इसकी रेडियस है R1, इसके इंटरनल सर्कल की रेडियस है R2,
और सबसे इंटरनल सर्कल की रेडियस है R3। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे सर्कल्स जिसकी रेडियस डिफरेंट है लेकिन जिनका सेंटर एक ही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सर्कल्स को ही हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो पर जिनकी रेडियस डिफरेंट हो वो कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियस फाइंड करने के लिए आप इंटरनल रेडियस में अगर विड्थ को ऐड कर देते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम R2 में इस सर्कल की ये जो विड्थ है, ये जो आगे वाला पार्ट है, इसको हम यहां पर D से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम R2 में D ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा R1। इसी तरह से अगर हम R3 में अंदर वाली ये जो विड्थ है इसको ऐड कर दें, सपोज इसे हम D2 से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हम R3 में D2 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है R2। यानी हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 प्लस D और R2 इक्वल टू R3 प्लस D2। तो स्टूडेंट्स कभी भी कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर हमें आउटर सर्कल की रेडियस मालूम करनी हो तो उसके लिए हम इनर सर्कल की रेडियस में सर्कल की विड्थ को ऐड कर देते हैं जिससे हमारे पास आउटर सर्कल की रेडियस आ जाती है। तो चलिए अब हम कंसेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आर्क ऑफ अ सर्कल देखते हैं, क्या होता है ये सर्कल का आर्क। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये जो पॉइंट्स है पॉइंट A, B, C और D, ये इस सर्कल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर देखिए A और B इन दोनों के बीच का ये भाग है जो ये सर्कल का एक पीस है। इसी तरह से B और C इनके बीच का ये पार्ट ये भी सर्कल का एक पीस है। C और D इनके बीच का ये जो पार्ट है ये सर्कल का पीस है। और A और D इनके बीच का ये जो पार्ट है ये भी इस सर्कल का एक पीस है। तो स्टूडेंट्स ये जो सर्कल के पीसेस हैं इन पीस को ही हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो देखिए A और B इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट है इसे हम यहां पर येलो कलर से शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये पार्ट ए बी ये कहलाएगा इस सर्कल का एक आर्क। इसे हम डिनोट करेंगे आर्क ए बी से। देखिए किसी भी आर्क को डिनोट करने का ये तरीका होता है। यहां पर ए बी आर्क को आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसे पढ़ा जाएगा आर्क ए बी। इसी तरह से बी और सी इनके बीच का ये जो पार्ट है इसे आप लिख सकते हैं आर्क बी सी और इसी तरह से आर्क सी डी और आर्क ए डी। तो किसी भी सर्कल का एक पीस कहलाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। चलिए स्टूडेंट्स तो हम आर्क ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स यहां पर ए बी आर्क को अगर हम किसी तरह से नापते हैं, मान लीजिए हम इस पर एक थ्रेड लगा देते हैं, इस तरह का एक धागा लगा देते हैं और फिर इस थ्रेड की लेंथ को हम किसी स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी आर्क की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर हम किसी थ्रेड की हेल्प से ए बी के बीच की ये जो लेंथ है इसे फाइंड कर लेते हैं तो वो कहलाएगी लेंथ ऑफ द आर्क। स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कराते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास दो लाइंस मिल रही है, लाइन ए ओ और लाइन बी ओ, लाइन ए ओ और लाइन बी ओ। यहां पर हमने आर्क ए बी इसके पॉइंट्स ए और पॉइंट बी को सर्कल के सेंटर ओ के साथ ज्वाइन करा दिया। तो स्टूडेंट्स ए ओ और बी ओ इनके बीच का ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी, मान लीजिए ये एंगल है थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ द आर्क। तो देखिए किसी भी आर्क के डिग्री मेजर को
मालूम करने के लिए आप उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कराएंगे और फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है डिग्री मेजर ऑफ द आर्क। तो एंगल थीटा ये है डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो यहां हम लिख सकते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, इसे हम डिनोट करते हैं एम ए बी से, एम ए बी। देखिए एम ए बी ये है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो कि इक्वल है थीटा डिग्री के। तो देखिए किसी भी आर्क के एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को ही हम कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेमी सर्कल के बारे में समझते हैं कि ये सेमी सर्कल क्या होता है। देखिए हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। हम इस सर्कल की एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराती है और साथ ही सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। तो देखिए यहां पर ये जो डायमीटर है ये इस सर्कल के सेंटर O से पास हो रही है और इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच कर रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं A और B। तो स्टूडेंट्स डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लीजिए हम यहां पर पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट C और पॉइंट D। तो देखिए यहां पर ये सर्कल इस डायमीटर से दो आर्क्स में डिवाइड हो रहा है, आर्क ACB और आर्क ADB, और ये दोनों आर्क्स इक्वल लेंथ में है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल की डायमीटर उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इन दोनों पार्ट्स को ही हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो आर्क ACB क्या है स्टूडेंट्स? इस सर्कल का एक सेमी सर्कल। इसी तरह से आर्क ADB ये क्या है? एक सेमी सर्कल। तो चलिए पहले हम सेमी सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। A diameter of a circle divides it into two equal parts. These parts are called semicircle. स्टूडेंट्स अब इस फिगर को आप देखकर बताइए, आर्क ACB और आर्क ADB ये सर्कल पर कितना एंगल बना रहे हैं, यानी इन दोनों आर्क्स की डिग्री मेजरमेंट कितनी है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स ACB ये सर्कल पर जो एंगल बना रहे हैं वो है स्ट्रेट एंगल, एंगल AOB जिसकी मेजरमेंट होगी 180 डिग्री। इसी तरह से आर्क ADB ये सर्कल पर जो एंगल बना रहे हैं वो है एंगल AOB जो कि स्ट्रेट एंगल है जिसकी मेजरमेंट है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कोई भी सेमी सर्कल सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। स्टूडेंट्स अभी हमने आर्क्स के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन देखी और इसके बारे में कुछ और पढ़ा। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्क्स दो टाइप के होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क। चलिए पहले हम माइनर आर्क के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। चलिए अब इस सर्कल पर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B, और पॉइंट A और B के बीच में देखते हैं इसका आर्क AB। तो स्टूडेंट्स यहां पर आर्क AB, अब इस आर्क को ध्यान से देखिए तो ये आर्क क्लियरली इस सर्कल के सेमी सर्कल इससे छोटा है। तो स्टूडेंट्स यही होता है माइनर आर्क। किसी भी सर्कल का माइनर आर्क वो आर्क होता है जो उसके सेमी सर्कल से छोटा होता है, यानी किसी भी सेमी सर्कल से छोटा आर्क कहलाता है माइनर आर्क। तो यहां पर देखिए आर्क APB ये क्या है? माइनर आर्क,
क्योंकि ये इस सर्कल के सेमी सर्कल से छोटा है। सेमी सर्कल से छोटा आर्क कहलाता है माइनर आर्क। जैसे यहां पर आर्क ए पी बी ये सेमी सर्कल से छोटा है, इसलिए ये कहलाएगा माइनर आर्क। तो हम माइनर आर्क की डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड माइनर आर्क। चलिए अब हम मेजर आर्क को समझते हैं, क्या होता है मेजर आर्क। देखिए इसके लिए हम इस सर्कल पर दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच का जो आर्क है इसको हम यहां पर ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो आर्क है, यहां पर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं Q, तो ये आर्क बनेगा ए क्यू बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो आर्क है, आर्क ए क्यू बी, क्लियरली ये आर्क इस सर्कल के सेमी सर्कल से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल के सेमी सर्कल से बड़ा जो आर्क होता है वो होता है उस सर्कल का मेजर आर्क। यहां पर आर्क ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी ये सर्कल के सेमी सर्कल से बड़ा आर्क है, इसलिए ये कहलाएगा इस सर्कल का मेजर आर्क। तो किसी भी सर्कल के सेमी सर्कल से बड़ा आर्क कहलाता है उस सर्कल का मेजर आर्क। यहां पर आर्क ए क्यू बी ये इस सर्कल का मेजर आर्क है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड मेजर आर्क। स्टूडेंट्स अब हम सर्कल की सेगमेंट्स के बारे में समझते हैं, ये सेगमेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम इस सर्कल में एक कोड ड्रॉ करते हैं। यहां पर ये हमने एक कोड बनाई है और इसका नाम रख लेते हैं ए बी। तो देखिए यहां पर ये कोड इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये इस कोड का अपर पार्ट है और इस कोड का लोअर पार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि इसका अपर पार्ट है, और साथ में ये लोअर पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल में कोड और आर्क के बीच का ये जो पूरा एरिया होता है जिसमें ये कोड और आर्क भी इंक्लूड है, तो ये पूरा एरिया ही इस सर्कल का सेगमेंट कहलाता है। यानी देखिए यहां पर दो सेगमेंट्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट सेगमेंट है और ये सेकंड सेगमेंट है। किसी भी सर्कल में कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है जिसमें आर्क और कोड ये दोनों भी इंक्लूड हैं, इस पार्ट को ही हम कहते हैं सेगमेंट्स। तो यहां पर सर्कल में दो सेगमेंट्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये अपर सेगमेंट है और ये इसका लोअर सेगमेंट है। स्टूडेंट्स सेगमेंट दो टाइप के होते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला आर्क होता है उसका कवरिंग एरिया कहलाता है मेजर सेगमेंट, और जो छोटा आर्क होता है उसका कवरिंग एरिया कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर से फिल्ड एरिया है ये इस सर्कल का मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। और ये जो ग्रे कलर से फिल्ड एरिया है ये सर्कल का माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो किसी भी सर्कल में दो सेगमेंट्स बनते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट वो एरिया होता है जो मेजर आर्क और कोड के बीच में बनता है, और माइनर सेगमेंट वो एरिया होता है जो माइनर आर्क और कोड के बीच में बनता है। तो यहां पर देखिए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स को मिलाकर हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के मेजर सेगमेंट्स और माइनर सेगमेंट्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो चलिए हम सेगमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड including the arc and the chord is called a segment of the circle। साथ ही हम लिख सकते हैं the segment containing the major arc and the chord is called major segment। the segment containing the major arc
and the chord is called major segment. Major segment. इसी तरह से हम माइनर सेगमेंट के बारे में लिख सकते हैं. द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क एंड द कोड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. द सेगमेंट कंटेनिंग द minor arc and the chord is called minor segment. और स्टूडेंट्स मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? alternate segment of a circle. The minor segment and the major segment are called alternate segment of the circle. स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टर्म है सेक्टर ऑफ अ सर्कल. चलिए देखते हैं ये सर्कल का सेक्टर क्या होता है. देखिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O. यहां पर हम इस सर्कल पर दो पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट A और पॉइंट B. अब पॉइंट A और B को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन कराते हुए OA और OB ये दोनों रेडियस ड्रॉ करेंगे. देखिए OA इस सर्कल की रेडियस है और साथ ही OB इस सर्कल की रेडियस है और AB इसका एक आर्क है. तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल में आर्क और उस आर्क की जो बाउंडिंग रेडियस है, देखिए यहां पर OA और OB इसे हम AB की बाउंडिंग रेडियस बोल रहे हैं क्योंकि ये इस आर्क के एंड पॉइंट्स A और B को सर्कल के सेंटर O से ज्वाइन कराने वाली रेडियस है. तो किसी भी आर्क और उसकी जो बाउंडिंग रेडियस है उनके बीच का जो कवरिंग एरिया होता है, ये देखिए ये पूरा जो एरिया है इस एरिया को ही हम कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल. यानी AOB इसके बीच का ये पूरा एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्किल कहलाता है. तो देखिए यहां पर ये जो लाइट ब्लू कलर का एरिया है ये है इस सर्कल का सेक्टर यानी सेक्टर ऑफ अ सर्किल. चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम. The region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of the circle. देखिए सर्किल में एक विशेष प्रकार का सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. चलिए अब हम इस क्वाड्रेंट को भी समझते हैं. देखिए यहां पर हमारे पास एक सर्कल है जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं हमने. देखिए यहां पर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है. ये एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं. तो स्टूडेंट्स किसी सर्कल के 4 इक्वल पार्ट करने पर जो एक पार्ट हम लेते हैं उसी को इसका क्वाड्रेंट कहते हैं. यानी किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट उस सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाता है. तो AOB ये क्या है इस सर्कल के लिए? एक क्वाड्रेंट. स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेंट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री. यानी एंगल AOB ये कितना होगा? 90 डिग्री. तो किसी भी क्वाड्रेंट द्वारा सर्कल के सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. चलिए अब हम क्वाड्रेंट की भी डेफिनेशन लिखते हैं. 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट. चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. स्टूडेंट्स वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा. देखिए कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है एग्जैक्ट सेम फिगर. कोई भी दो फिगर्स जो एग्जैक्ट सेम हो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट. चाहे वो फिगर ट्राइंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो या कुछ और, अगर वो एग्जैक्ट सेम है तो वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट. और यही रूल सर्कल्स के लिए भी है. अगर दो सर्कल्स एग्जैक्ट सेम हो, इस तरह से सेम हो कि हम एक के ऊपर एक को ओवरलैप करके रख सके तो वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स.
स्टूडेंट्स ऐसा इस कंडीशन में ही पॉसिबल होगा जब दोनों सर्कल्स की रेडियस आपस में इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो सर्कल्स की रेडियस आपस में इक्वल होगी तो वो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए यहां पर हमारे पास दो सर्कल है। फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R1, और सेकंड सर्कल है जिसका सेंटर है O डैश और रेडियस है R2। तो ये होने के लिए कि दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी है कि R1 इक्वल होना चाहिए R2 के। तो हम लिख सकते हैं C O, R1। देखिए ये किसी भी सर्कल को लिखने का तरीका होता है। जब भी हम किसी सर्कल को नाम के द्वारा लिखना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। इस मेथड में सबसे पहले उस सर्कल का नाम आएगा, इसके बाद यहां पर हम उस सर्कल का सेंटर लिखेंगे। देखिए फर्स्ट सर्कल के लिए सेंटर है O, तो हमने लिखा O, और साथ ही इसके बाद हम लिखेंगे रेडियस। यहां पर इस सर्कल की रेडियस है R1, इसलिए हमने यहां पर लिखा R1। इसी तरह से सेकंड सर्कल, इसका नाम आप लिखेंगे C O डैश R2। यहां भी क्लियर है, O डैश इस सर्कल का सेंटर है और R2 इस सर्कल की रेडियस है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए यह जरूरी है कि R1 इक्वल होना चाहिए R2 के। तो दो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी रेडियस आपस में इक्वल है। स्टूडेंट्स इसी तरह का एक टर्म है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। आर्क्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर ये कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होते हैं इसको अब हम समझते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल पर हमने दो आर्क लिए हुए हैं, आर्क ए बी। यहां पर देखिए ये जो आर्क है ये है आर्क ए बी, और ये जो दूसरा आर्क है ये है आर्क पी क्यू। ये है आर्क पी क्यू, इसे हम येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्क ए बी और आर्क पी क्यू, ये दोनों आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगे अगर ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो, यानी कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सके पूरी तरह से। तो लेकिन स्टूडेंट्स ये कैसे मालूम होगा कि कोई आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? एक ही सर्किल में बने हुए कुछ आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसे पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम ये देखते हैं कि वो आर्क सर्कल के सेंटर पर क्या एंगल बनाते हैं। यहां पर देखिए आर्क ए बी ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है, एंगल AOB। इसी तरह से आर्क पी क्यू ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है, एंगल POQ, यानी ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो सर्कल पर इक्वल एंगल्स बनाते हो, यानी एंगल AOB इक्वल है एंगल POQ के। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आर्क AB और आर्क PQ आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो किसी भी सर्कल में दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं आर्क AB is congruent to arc PQ if angle AOB equal to angle POQ। तो अभी हमने सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को देखा। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी फर्स्ट थ्योरम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं जिनके सेंटर सेम हो, यानी सेंटर एक ही हो, पर जिनकी रेडियाई डिफरेंट हो, रेडियस अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स ऐसे सर्कल्स कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। हम जानते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के सेंटर एक ही होता है लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग होती है। तो हमारा फर्स्ट आंसर है कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल के एक कंटिन्यूअस पीस को हम क्या कहते हैं? अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस में से किसी एक पार्ट को काट के अलग कर दें तो वो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? उसे हम कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के एक पार्ट को हम कहते हैं आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एट द एंड ऑफ अ डायमीटर।
तो ये किसी भी सर्कल के डायमीटर को मिलाने वाले आर्क को हम क्या कहते हैं? ऐसा आर्क जिसके एंड पॉइंट सर्कल के डायमीटर पर हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में दो सेमी सर्कल्स होते हैं और ये दोनों सेमी सर्कल्स डायमीटर से अलग होते हैं, यानी डायमीटर सर्कल को दो इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। तो हमारा आंसर है सेमी सर्कल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो याद कीजिए स्टूडेंट, सेगमेंट, हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। ये सेगमेंट क्या होता है? तो देखिए, सेगमेंट जो एरिया होता है वो होता है एक आर्क और एक कोड के बीच का एरिया। किसी भी सर्कल में कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। इसलिए हमारा आंसर होगा आर्क एंड कोड, कोड ऑफ द सर्कल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखिए इसमें कहा गया है सेक्टर जो एरिया होता है वो कोड और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है। तो स्टूडेंट ये तो फॉल्स है, क्योंकि कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के एरिया को तो हम सेगमेंट कहते हैं। तो फिर ये सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है आर्क और उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस के बीच का एरिया। तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट है, द डिग्री मेजर of an arc is the complementary of the central angle containing the arc। तो देखिए किसी भी आर्क की डिग्री मेजरमेंट उसी आर्क से सर्कल के सेंटर पर बनने वाले एंगल, सेंट्रल एंगल की कॉम्प्लीमेंट होती है। नहीं स्टूडेंट्स, किसी भी आर्क की डिग्री मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल के इक्वल होती है, क्योंकि किसी भी आर्क के सेंट्रल एंगल को ही हम उसकी डिग्री मेजर कहते हैं। तो यह है फॉल्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स किसी भी सेमी सर्कल की डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स यहां हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सर्कल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे भी अदर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी सर्कल में अगर दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग कोड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए दो आर्क्स हैं, आर्क ए बी और आर्क सी डी, जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें यह प्रूव करना है कि इनकी कोड्स ए बी और सी डी ये भी आपस में इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आर्क ए बी और आर्क सी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं और हम जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती हैं वो सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट आर्क AB and arc CD are congruent, so angle AOB equal to angle COD, angle AOB equal to angle COD, angles subtended by equal arcs। चलिए स्टूडेंट्स अब हम ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स में AO इक्वल होगा CO के, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। AO इक्वल टू CO, रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह से BO और DO ये दोनों भी सर्कल की रेडियस हैं तो आपस में इक्वल होगी। BO इक्वल टू DO, रेडियस ऑफ सर्कल। और स्टूडेंट्स ये बीच वाले जो एंगल्स है, एंगल AOB
इक्वल होंगे एंगल COD के, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था इसको। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, प्रूव्ड। तो इसलिए यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, तो AB और CD ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होगी। AB इक्वल टू CD बाय CPCT। स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का यूज हम आने वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ टू कोर्ट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी सर्कल में जो कोर्ट्स आपस में इक्वल होती हैं, वो उनसे रिलेटेड आर्क्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए, कोड AB और कोड CD, ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि इनसे रिलेटेड जो आर्क्स हैं, आर्क AB और आर्क CD, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम AB के पॉइंट A और B को और CD के पॉइंट C और D को सर्कल के सेंटर O से ज्वाइन कराते हैं। यहां पर AO BO को ज्वाइन कराने से ट्राइंगल बना है ट्राइंगल AOB। इसी तरह से CO और DO को ज्वाइन कराने से भी ट्राइंगल बना है ट्राइंगल COD। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में AO इक्वल होगा CO के, बिकॉज ये दोनों सर्कल के रेडियस है। इसी तरह से BO इक्वल होगा DO के, ये भी सर्कल की रेडियस है। और AB इक्वल होगा CD के, ये सर्कल की कोड्स हैं जो हमारे पास इक्वल गिवन है। तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू CO रेडियस ऑफ सर्कल, BO इक्वल टू DO रेडियस ऑफ सर्कल, एंड AB इक्वल टू CD गिवन। तो स्टूडेंट्स, इस बेस पे हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के। एंगल AOB इक्वल एंगल COD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं किसी भी सर्कल में जो आर्क्स आपस में इक्वल होती हैं, वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, और साथ ही इक्वल एंगल सबटेंड करने वाली आर्क्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं आर्क AB इक्वल टू आर्क CD। आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इफ टू कोर्ट्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट वन अनदर दे मस्ट बी डायमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी सर्कल में दो कोर्ट्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तो ये हमें प्रूव करना है कि वो दोनों कोर्ट्स डायमीटर होंगे। तो यहां पर देखिए AB और CD, ये दोनों दो कोर्ट्स हैं जो कि पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और साथ ही ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO इक्वल होगा BO के, और साथ ही CO इक्वल होगा DO के। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट A को C से, B को C से, B को D से
और ए को डी से ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन AC BC BD एंड AD। अब देखिए ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में AO इक्वल है BO के, AO इक्वल टू BO, ये हमें गिवन है। साथ ही देखिए OC इक्वल है DO के, OC इज इक्वल टू OD, ये भी हमें गिवन है। और एंगल AOC, ये जो एंगल है एंगल AOC, ये इक्वल होगा एंगल BOD के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। स्टूडेंट्स, जो कोड्स आपस में इक्वल होती हैं उनके आर्क्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए AC इक्वल है BD के, तो आर्क AC ये इक्वल होगा आर्क BD के। तो आप लिख सकते हैं यहां पर आर्क AC इज इक्वल टू आर्क BD, इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी तरह से हम ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में DO इक्वल है CO के, DO इज इक्वल टू CO गिवन। AO इक्वल है BO के, AO इज इक्वल टू BO, ये भी हमें गिवन है। और देखिए एंगल AOD, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल BOC के, यानी इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय साइड एंगल साइड। और देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ले सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। सो AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT। और स्टूडेंट्स, ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनसे रिलेटेड आर्क्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BC, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, AC प्लस AD, आर्क AC प्लस आर्क AD इक्वल टू आर्क BD प्लस आर्क BC, BD प्लस BC। स्टूडेंट्स, अब अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो आर्क AC प्लस आर्क AD, देखिए आर्क AC ये है और आर्क AD ये है, तो ये पूरा मिलाकर हमारे पास बन रहा है आर्क CAD, आर्क CAD। इसी तरह से BD प्लस BC, इसे बन रहा है CBD, ये पूरा आर्क CBD,
आर्क सी बी डी। देखिए इस सर्कल में सी ए डी और सी बी डी ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब सी डी, ये जो सी डी है ये इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और स्टूडेंट्स जो कोड सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे हम डायमीटर कहते हैं। यानी सी डी क्या है स्टूडेंट्स, इस सर्कल की डायमीटर। तो आप लिख सकते हैं यहां CD divides circle in two equal parts, so CD is a diameter। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव किया कि CD इसका एक डायमीटर है। और बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB भी इसका एक डायमीटर होगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर सिमिलरली AB is a diameter। और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।